हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है उत्तराधिकार संघर्ष और राजपूत। इस वीडियो में हम शाहजहाँ के अंतिम वर्षों में उसके 4 पुत्रों के बीच सिंहासन की प्राप्ति के लिए जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से प्रमुख युद्ध हुए और औरंगजेब किस प्रकार से एक विजेता के रूप में उभरा, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही राजपूत शासकों का क्या योगदान रहा उत्तराधिकार के संघर्ष के दौरान, किन शहजादों का पक्ष किन राजपूत सरदारों के द्वारा लिया गया, इन सब का अध्ययन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे पहले अगर उत्तराधिकार के नियम की बात करें तो मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम नहीं था। प्रारंभ में यहाँ मिल्लत में विश्वास किया जाता था। मिल्लत का तात्पर्य है कि जो समस्त इस्लामिक बंधुत्व है, यानी सामान्य मुस्लिम प्रजा जो है उसका समर्थन शासक को प्राप्त होना चाहिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो भी शासक होता था उसके द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को शासक बनने का दर्जा दिया जाता था। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर रहा हमेशा से वो था शक्तिशाली सैनिक नेताओं का या जो दरबार में जो सरदार होते थे उनका सहयोग प्राप्त करना, अमीरों का सहयोग प्राप्त करना। सैनिक शक्ति, किसी शहजादे के पास कितनी सेना है और सैन्य रूप से कितना शक्तिशाली है वह, और साथ ही उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं ही सिंहासन पर उसके अधिकार को सुनिश्चित करती थी। इसलिए उत्तराधिकार का कोई स्पष्ट नियम जो था वो इस समय भी प्रचलन में नहीं था। सामान्यतः हिंदुओं के लिए कहा जाता है कि उनमें ज्येष्ठाधिकार का नियम जो है उत्तराधिकार का वो प्रचलन में होता है, यानी जो ज्येष्ठ पुत्र होगा किसी व्यक्ति का वो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनेगा। हालांकि प्राचीन काल से ही इस परंपरा का भी पूरी तरीके से परिपालन हिंदुओं के द्वारा भी नहीं किया गया। अजात शत्रु से ही देख लीजिए, अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जो है सिंहासन पर अधिकार किया। वहीं अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने भाइयों की हत्या करके या उनके प्रतिरोध का सामना करने के पश्चात ही सिंहासन पर अपना अधिकार किया। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी में जो शक्तिशाली सैनिक योग्यता और शक्तिशाली सैन्य परिस्थिति जिस व्यक्ति की होती है वही उत्तराधिकारी बनने के या सिंहासन पर अपना अधिकार करने में सफल हो पाता है। शाहजहाँ की स्थिति देखें तो शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। दारा इनमें ज्येष्ठ पुत्र था और शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र भी था। शाहजहाँ जो था उसे उसे ही अपना उत्तराधिकारी मानता था और इसीलिए उसने 1654 ईस्वी में ही दारा को सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि जो है प्रदान कर दी थी। और साथ ही दारा की जो सीट होती थी दरबार में वो सिंहासन के बिल्कुल बगल में ही लगाई गई थी, जिससे पता चलता है कि शाहजहाँ की जो है पूरी मंशा थी दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाने की। लेकिन यही वजह थी शाहजहाँ का जो ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार था, यही वजह थी कि उसके जो अन्य 3 पुत्र थे वो तीनों के तीनों अपने ज्येष्ठ भाई दारा से जो है ईर्ष्या रखते थे, क्योंकि शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र होने के कारण उसे साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझा जाता था। साथ ही दारा जो था वो धार्मिक रूप से उदार विचारों वाला था, धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करने वाला था और सभी धर्मों की एकता में भी विश्वास रखता था। सूफी जो संत थे उनसे भी उसका बहुत ही करीबी संबंध था और शाहजहाँ भी अपने अंतिम वर्षों में उसकी धार्मिक विचारों से बहुत प्रभावित हुआ था। तो इसकी वजह से, उसकी धार्मिक उदारता की वजह से जो हिंदू थे और राजपूत सरदार थे उनका भी इन चारों भाइयों में सबसे प्रिय कैंडिडेट जो था वो दारा ही था। और इस बात ने भी जो औरंगजेब के अन्य 3 पुत्र थे उनमें ईर्ष्या के भाव को और अधिक विकसित किया। शाहजहाँ जो था उसने अपने चारों पुत्रों को विभिन्न जो क्षेत्र थे अपनी दिल्ली का जो मुगल साम्राज्य था उसके अंतर्गत उनमें अलग अलग प्रांतों का सूबेदार बना करके उनको भेजा हुआ था। औरंगजेब जो था उसे दक्षिण में भेजा गया था, उसे दक्कन का सूबेदार बनाया हुआ था। वहीं शुजा जो था वो बंगाल और उड़ीसा की सूबेदारी उसे प्रदान की गई थी।
दारा को पंजाब और उत्तर पश्चिमोत्तर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं भारत के, तत्कालीन सीमावर्ती क्षेत्र, उनका सूबेदार बनाया गया था और मुराद को गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। जब शाहजहाँ की अपने अंतिम वर्षों में शाहजहाँ काफ़ी बीमार हो गया, तो उसकी बीमारी की वजह से और फिर बाद में ये अफवाह भी फैली कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है। जब ये अफवाह फैली तो इसकी वजह से जो शुजा बंगाल में था और मुराद गुजरात में था, इन्होंने दोनों ने अपने अपने स्थानों पर स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और सम्राट की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम से सिक्के चलवा दिए। औरंगजेब जो था उसने यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी का परिचय दिया और स्वयं को सम्राट घोषित नहीं किया। तीनों ही जो भाई थे, ये औरंगजेब, शुजा और मुराद, तीनों के तीनों आगरा की ओर बढ़े जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु और उसकी बीमारी का समाचार मिला, तो शासन या दिल्ली पर अधिकार करने के लिए। जब ये दोनों शुजा और औरंगजेब और मुराद तीनों दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, तो मुराद और औरंगजेब की सेना जो थी वो आपस में मिली और इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया और इसके बाद में दोनों की सेना जो थी वो संयुक्त होकर के फिर आगरा की ओर उस सेना ने प्रस्थान किया। ऐसा नहीं था कि इस उत्तराधिकार के युद्ध में सिर्फ शाहजहाँ के पुत्र ही भाग ले रहे थे। उसकी जो 3 पुत्रियां थी उन्होंने भी विभिन्न प्रतिद्वंदियों का जो है या अलग अलग भाइयों का समर्थन इस उत्तराधिकार के युद्ध में किया। शाहजहाँ की सबसे बड़ी पुत्री जहाँ आरा जो थी वो दारा का समर्थन कर रही थी। यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, औरंगजेब की जगह यहाँ शाहजहाँ होगा। तो शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा वो दारा का समर्थन कर रही थी और दूसरी पुत्री रोशन आरा औरंगजेब का समर्थन कर रही थी और गोहन आरा शुजा को समर्थन प्रदान कर रही थी। औरंगजेब और मुराद जो है उन्होंने आपस में समझौता कर लिया था और शुजा जो है अब बंगाल से चल कर के आगरा की ओर जब चला, तो जब वो बनारस आकर के पहुंचा, इसी समय बनारस के समीप ही बहादुरगढ़ नामक स्थान पर उसका सामना शाही सेना से हुआ। इस शाही सेना का नेतृत्व दारा का जो बड़ा पुत्र था सुलेमान शिकोह, वह कर रहा था और साथ ही उसके साथ दारा ने आमेर का जो शासक था मिर्जा राजा जयसिंह, उसको भी भेजा था। तो सुलेमान और मिर्जा राजा जयसिंह की इस शाही सेना जो थी उसके साथ बहादुरगढ़ में युद्ध हुआ फरवरी 1658 में शुजा के साथ, और इस युद्ध में शुजा परास्त हुआ और यहाँ इनको परास्त करने के बाद में जो सुलेमान था उसके नेतृत्व में ये शाही सेना वापस आगरा की ओर लौटी ताकि दारा को सहायता प्रदान कर पाए औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध। दारा जो था उसने औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना जो आगरा की ओर बढ़ रही थी उसके खिलाफ उसका सामना करने के लिए शाही सेना का नेतृत्व करने के लिए राजा जसवंत सिंह को भेजा। राजा जसवंत सिंह जोधपुर के महाराजा थे, मारवाड़ के महाराजा थे। और जसवंत सिंह जब धर्मत नामक स्थान पर पहुँचे तो औरंगजेब ने उनके साथ में एक किसी प्रकार का समझौता या संधि करने का प्रयास किया, लेकिन जसवंत सिंह ने जो है उसे स्वीकार नहीं करके और युद्ध किया उसके साथ में। इस युद्ध में भी शाही सेना जो थी वो परास्त हुई और इस युद्ध को धर्मत का युद्ध कहते हैं या उज्जैन के समीप धर्मत नामक स्थान पर अप्रैल 1658 में दोनों पक्षों में हुआ, जिसमें जसवंत सिंह के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हुई। जसवंत सिंह जो है इस पराजय के उपरांत दिल्ली या आगरा न जाकर के सीधा जोधपुर आ गया, मारवाड़ में आ गया। शाही सेना को पराजित करने के पश्चात औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना पुनः आगरा की ओर आगे बढ़ी और जिसका सामना करने के लिए अब दारा स्वयं जो है सेना लेकर के जून 1658 में सामूगढ़ के निकट पहुंचा। सामूगढ़ नामक स्थान पर दूसरा युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध, जिसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना के सामने दारा की शाही सेना जो थी वो खड़ी थी। इस युद्ध में पुनः दारा परास्त हुआ और फिर वो वहाँ से भाग निकला। इसके पश्चात औरंगजेब और मुराद की सेना जो है आगरा पहुंची और आगरा में पहुंचकर उन्होंने शाहजहाँ जो आगरा के किले में था उसको कैद कर लिया, उसे नज़रबंद कर दिया
और शाहजहाँ को अपने जीवन के अंतिम लगभग 8 वर्ष जो थे इस किले में रहकर ही गुजारने पड़े, कैद की अवस्था में ही। इस दौरान उसकी जो सबसे बड़ी पुत्री थी जहाँ आरा, उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की और वो स्वयं भी आगरा के किले में ही उस समय अवधि में रही। आगरा पहुंचने के पश्चात जो समझौता हुआ था मुराद और औरंगजेब के बीच में, उसे मानने से औरंगजेब ने इनकार कर दिया और मुराद को भी कैद करके ग्वालियर का जो किला है वहाँ भेज दिया और वहाँ कैद करवा लिया। कहते हैं इसके पश्चात 2 साल के पश्चात मुराद की हत्या करवा दी गई और इस प्रकार से औरंगजेब ने अपने एक भाई से छुटकारा पाया। औरंगजेब जो है आगरा पर अधिकार करने के पश्चात अब दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में पहुंचकर 21 जुलाई 1658 को उसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ये जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, इस सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात जो मिर्जा राजा जयसिंह थे वो औरंगजेब के पक्ष में आ गए थे। उन्होंने औरंगजेब का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया था। इससे पूर्व जैसा कि हमने देखा था कि वो सुलेमान शिकोह के साथ में शुजा के विरुद्ध शाही सेना के साथ में एक मुगल मनसबदार के तौर पर जो है वो गए थे। औरंगजेब जो है, हमने देखा था कि धर्मत के युद्ध में जो है जो जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, वो भी औरंगजेब की सेना के खिलाफ शाही सेना की ओर से उन्होंने भाग लिया था उत्तराधिकारी के युद्ध में। तो औरंगजेब जो है वो भी जसवंत सिंह से नाराज़ था और मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से ही औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को क्षमा किया और पुनः अपने पक्ष में शामिल करके दरबार में उन्हें प्रवेश की अनुमति भी प्रदान की। जसवंत सिंह को क्षमा देने के पश्चात उसको साथ में लेकर के औरंगजेब जो है शिकार का बहाना करते हुए खजवा नामक स्थान पर पहुंचा और यहाँ पर ही शुजा जो था वो अपनी सेना का पड़ाव डाले हुए था। दिसंबर 1658 में औरंगजेब यहाँ पहुँचा और कहते हैं कि शुजा और जसवंत सिंह के बीच में किसी प्रकार की जो है साठगांठ हुई, किसी प्रकार का समझौता हुआ और जसवंत सिंह रात्रि को ही अपने मुगल शिविर को लूट करके जो भी धन माल उसको मिला उसके साथ में उसको ले करके अपने सैनिकों समेत वापस मारवाड़ की ओर लौट गया। जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी उसने शुजा का सामना उस स्थिति में भी किया और शुजा को जो है परास्त किया। शुजा यहाँ से परास्त होने के पश्चात में बंगाल से आगे भाग करके अराकान की ओर चला गया और अराकान की जो जनजातियाँ थीं उनके साथ किसी बात पर मतभेद होने के कारण अराकान के जो जनजाति लोग थे उन्होंने शुजा की हत्या कर दी और इस प्रकार से औरंगजेब अपने एक और भाई से छुटकारा पाया। जोधपुर के जो महाराजा जसवंत सिंह थे उन्होंने इस समय वापस खजवा के युद्ध से लौट करके दारा को भी अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया और इस बात से जो जसवंत सिंह था उस पर औरंगजेब का विश्वास नहीं रहा और ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से राजपूतों के साथ जो औरंगजेब था उसका राजपूतों के प्रति अविश्वास बढ़ा और राजपूतों के साथ उसके संबंध जो थे वो कटु होना प्रारंभ हुए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को फिर से एक बार मिर्जा राजा जयसिंह की मध्यस्थता से औरंगजेब अपने खेमे में ले आया। दूसरा रीज़न ये भी था कि जसवंत सिंह जो था वो दारा का समर्थन करने की सोच रहा था, तो उसका समर्थन दारा को ना मिल पाए इसके लिए भी औरंगजेब ने कोशिश की कि वो उसके पक्ष में आ जाए। हालांकि जसवंत सिंह को उसने माफ़ कर दिया, अपने पक्ष में शामिल भी कर दिया, लेकिन इसके पश्चात हमें पता है कि उसने दंड स्वरूप जो है इसको उत्तर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जमरूद जो स्थान है अफगानिस्तान में, वहाँ पर एक थाने का जमरूद नामक थाने का अधिकारी बना करके भेज दिया। लगभग निर्वासन जैसी स्थिति थी और मृत्यु पर्यंत जसवंत सिंह वहीं रहे। 1678 में जब उनकी मृत्यु हुई तो महाराजा जसवंत सिंह जमरूद में इसी स्थान पर नियुक्त किए गए थे। मार्च 1658 में अजमेर के निकट देवराई का युद्ध हुआ
और इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा को अंतिम रूप से पराजित किया। यहाँ से पराजित होने के बाद दारा सिंध होते हुए अफ़गानिस्तान की ओर चला गया और कहते हैं कि रास्ते में एक अफ़गान ने उसे कैद कर लिया और कैद करके औरंगजेब को उसे सौंप दिया। औरंगजेब जो था उसने इस्लाम के जो मौलवी होते हैं, उलेमा होते हैं, उनसे दारा के खिलाफ दारा को विधर्मी या काफिर घोषित करवा दिया और उसे मृत्युदंड प्रदान कर दिया। दारा का जो बड़ा पुत्र था सुलेमान शिको, उसे भी मृत्युदंड ही दिया गया। इस तरीके से जो औरंगजेब था उसने अपने तीनों भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित किया। इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो राजपूत राजा थे उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुरुआत में जो मेवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह और आमेर के शासक थे मिर्जा राजा जय सिंह, इन दोनों ने शाही सेना की ओर से उत्तराधिकार के युद्ध में भाग लिया क्योंकि शाहजहां अभी तक जीवित था और दारा जो है शाहजहां की ओर से या उसके समर्थन से ही शाही सेना का प्रयोग कर रहा था। तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि क्योंकि वो मुगल मनसबदार थे, शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर रहे थे और शाहजहां इस समय मुगल सम्राट था, तो उसके आदेशानुसार उन्होंने शाही सेना की ओर से युद्ध में भाग लिया। यही रीज़न था कि औरंगजेब जो था उसने भी जब ये औरंगजेब के पक्ष में शामिल हुए दारा की बार बार हार होने के पश्चात, तो उसने इजीली अपने पक्ष में इन लोगों को कर लिया। दूसरा, इनके विरोध करने की स्थिति में औरंगजेब का दिल्ली पर अधिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता। ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से औरंगजेब ने परिस्थिति अनुरूप इन राजपूत राजाओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। इसी तरीके से मेवाड़ जो था वो भी एक महत्वपूर्ण राजपूत राज्य था और मेवाड़ में इस समय राणा राज सिंह शासन कर रहे थे और राज सिंह जो है उसने उत्तराधिकार के युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन औरंगजेब ने ये सोचकर कि ये कहीं दारा और किसी अन्य भाई का सहयोग ना करे, इसके लिए इन्होंने राज सिंह को उत्तराधिकार के युद्ध से जस्ट पहले जो है कुछ पत्र लिखे और उन पत्रों में इन्होंने वायदा किया कि शाहजहां के समय में जो प्रदेश मेवाड़ के छीने गए हैं और मुगल प्रदेश में कन्वर्ट कर लिए गए हैं, उन प्रदेशों को वापस राज सिंह को सौंप दिया जाएगा। साथ ही धार्मिक सहिष्णुता का भी वादा उसके साथ किया गया और उसे डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जो क्षेत्र हैं वो भी देने का वादा करके बदले में उससे आश्वासन प्राप्त कर लिया कि वो तटस्थ रहेगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से राज सिंह जो था उसने अपना नैतिक समर्थन औरंगजेब को उत्तराधिकार के युद्ध में प्रदान किया। हालांकि उत्तराधिकार के युद्ध के बाद औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीतियां थीं उनसे महाराणा जयसिंह जो थे वो प्रसन्न नहीं थे। साथ ही किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह के प्रश्न पर भी औरंगजेब जो है इससे महाराणा राज सिंह से रुष्ट हो गया और इनके संबंध जो थे उनमें कटुता आई या इनके संबंधों में दरार आई। औरंगजेब जो था वो राजपूत शासकों का सहयोग तो प्राप्त कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो राजपूत शासकों के प्रति अविश्वास भी उसमें उत्पन्न हो रहा था और आने वाली कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई उत्तराधिकार के युद्ध के बाद में जिन्होंने औरंगजेब का राजपूत शासकों पर से विश्वास जो था वो उठा दिया। साथ ही जसवंत सिंह के द्वारा बार बार जो असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया और बार बार धोखे की नीति अपनाई गई, उससे भी औरंगजेब और राजपूतों के बीच जो संबंध थे उनमें खटास आना प्रारंभ हो गया। आगे चल कर के इन संबंधों में मारवाड़ में उत्तराधिकार की समस्या पैदा हुई जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात और औरंगजेब ने जो रवैया अपनाया उससे भी ये स्पष्ट होता है। तो इस तरीके से उत्तराधिकार का जो संघर्ष था उसमें औरंगजेब की विजय हुई और वो दिल्ली का सम्राट बना और साथ ही राजपूत शासक जो थे उन्होंने भी इस उत्तराधिकार के युद्ध में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई।